गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है, मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कल हमने पढ़ा था तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना दीपालपुर के सूबेदार गाजी मलिक द्वारा कब की गई थी? 1320 ईस्वी। 1320 ईस्वी में गाजी मलिक किस नाम से शासक बना? है सुल्तान बना गयासुद्दीन बिन तुगलक। गयासुद्दीन बिन तुगलक के नाम से ये शासक बना। इसके महत्वपूर्ण शासकों में हमने मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा। मोहम्मद बिन तुगलक किस नाम से जाना जाता है? उसका मूल नाम क्या था? जौना खान। जौना खान। और क्या कहा गया इसे? दुनिया का खान। दुनिया का खान। दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान इससे पहले और इसके बाद, इसके पहले और इसके बाद जितने भी सुल्तान हुए उसमें ये सबसे पढ़ा लिखा और दूरदर्शी विद्वान सुल्तान माना गया। पढ़ा लिखा दूरदर्शी विद्वान सुल्तान। लेकिन इसे पागल रक्त पिपासु भी कहा गया है। किसने बोला है? एल्फिस्टन। एल्फिस्टन ने क्या बोला? पागलपन का कुछ अंश था। एल्फिस्टन ने बोला था कि इसमें पागलपन का कुछ अंश था। तो आशीर्वादी लाल के अनुसार विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण। विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण। बदायूनी क्या कहते हैं? राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में इसके शासनकाल में आया था। मोरक्को का रहने वाला था, अफ्रीकन यात्री, और इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। और 1342 ईस्वी में इसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। तोमर तिगुन, इसके बारे में पढ़ा आपने? तोमर तिगुन कौन था? एक मंगोल शासक और एक इसके दरबार में आया था। तो इस कारण इसने भी अपना राजदूत बनाकर इब्न बतूता को तोमर तिगुन के दरबार में भेजा था। महत्वपूर्ण योजनाएं इनकी, तो सबसे पहले इसने दोआब में कर वृद्धि की 1326-27 में। उसके बाद में राजधानी परिवर्तन, दौलताबाद ले गया वो, दिल्ली से देवगिरी, और उसका नाम रखा दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ पर है धनेश्वर योगी? दक्षिण में जी, दक्षिण में, बहुत बड़ी महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। फिर टोकन करेंसी चलाई इन्होंने, सांकेतिक मुद्रा चलाई। चांदी के स्थान पर तांबे और कांसे की मुद्रा चलाई थी। फिर खुरासान अभियान, कराची अभियान, खुरासान और कराची अभियान, और ये पूरी की पूरी योजनाएं क्या हो गई उसकी? असफल हो गई। सबसे ज्यादा विद्रोह जो है इसी के समय में हुए थे। सबसे अधिक विद्रोह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुए। सबसे बड़ा साम्राज्य भी उसी के समय में था। कितने भागों में बांटा था? कितने प्रांतों में? 23 प्रांतों में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। हिंदुओं के त्योहारों में होली, दीपावली, दशहरा, इसमें ये भाग लेता था और योग्यता के आधार पर पदों पर ये नियुक्ति करता था। 1321 ईस्वी में थट्टा के निकट इसकी मृत्यु हो गई। काय से हुई थी? बुखार से हुई। कल लिखा था किसमें से पढ़ा? लिखवाया था? मुझे लगा कि मैंने लिखवाया नहीं। चलो ठीक है। दो साम्राज्य इसके समय स्वतंत्र हुए थे। यहाँ दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे मैंने। नेहा क्या बताया था? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का 1336 ईस्वी में। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू या अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा की गई। इन दोनों को बाद में हम पढ़ेंगे। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है FST, अर्थात फिरोज शाह
तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह कोटला क्या चीज है? कविता। फिरोज शाह कोटला। मोहित को तो पता होगा, नहीं पता? अरे यार, पंकज जी, फिरोज शाह कोटला। आस्था, हाँ? तुगलक वंश का शासक। आपको हंसी आ रही क्या? नहीं आ रही? हाँ, क्या था? अरे फिरोज शाह कोटला कोई मैच वैच नहीं देखता ऐसे। फिरोज शाह कोटला बोला। स्टेडियम का नाम है, दिल्ली में स्थित क्रिकेट का स्टेडियम है, भारत का सबसे प्रसिद्ध स्टेडियम था ये, फिरोज शाह कोटला। तो इन्होंने फिरोजाबाद, फिरोज शाह, फिरोजपुर ऐसे नाम से कई शहर बसाए हैं इसने। 300 से अधिक नगर बसाए हैं, 300 से अधिक नगर बसाए हैं। नगरों का निर्माता इसे कहा जाता है, इसको फिरोज शाह तुगलक को। ठीक, लिखेंगे इसके बारे में हम। देखो, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, MBT इसका उत्तराधिकारी था। ठीक, तो कौन रहा होगा इसका? कौन रहा होगा? चचेरा भाई। चा से पहचान लिया क्या? लिखवा भी दिए, क्या बात है। चचेरा भाई था उसका उत्तराधिकारी, पुत्र नहीं था उसका। कौन था? ये चचेरा भाई था, चचेरा भाई। राजपूत माँ का बेटा, राजपूत माँ का बेटा। क्या नाम है इनकी माँ का? बीवी जैला, बीवी जैला राजपूत माँ का बेटा था। मतलब अंतर जाति विवाह उस समय भी हो रहे थे, अंतर जाति विवाह। एल्फिस्टन ने इसे पूर्व अकबर, एल्फिस्टन ने इसे पूर्व अकबर, पूर्व सिकंदर लोधी कहा है। पूर्व सिकंदर लोधी कहाँ है? जबकि धर्मांध शासक होने के कारण इसे औरंगजेब का अग्रगामी भी कहा जाता है। देखो, 3 शासकों से इसकी तुलना की गई है। यूने जी सुनो, 3 शासकों से। कौन कौन से? अकबर, औरंगजेब और सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी कल ही पढ़ेंगे हम इसको सिकंदर लोधी को। तो सिकंदर लोधी और फिरोज शाह, ये दोनों शासक जो है सबसे धर्मांध शासक, सुन्नी मुसलमान, कट्टर सुन्नी मुसलमान। ठीक, और उसी प्रकार मुगल साम्राज्य में कोई? औरंगजेब, वो भी कट्टर, धर्म के आधार पर, शरीयत के आधार पर नियमों को लागू करने वाला, पब्लिक के बीच में भेदभाव करने वाला, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने वाला। तो ये शुरुआत कहां से हुई है? फिरोज शाह तुगलक से। और इसका अनुसरण किया सिकंदर लोधी ने, और उसके बाद में ऐसे ही व्यवहार किया कुछ इसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। लेकिन एक नाम हमने अकबर का लिया है, तो अकबर का क्यों लिया होगा यहाँ पे, जबकि ये तो स्वभाव से कुछ अलग था उससे। साम्राज्य विस्तार भी नहीं किया इसने। ये है जन कल्याणकारी कार्यों के जन कल्याणकारी कार्यों के कार्य। जैसे नहरों का निर्माण सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, लेकिन नहरों का विस्तार किसने किया? सबसे ज्यादा नहरें किसने बनाई? फिरोज शाह तुगलक के समय। ठीक, तो लिखेंगे उलेमा वर्ग या उच्च वर्ग के कहने पर
शासन किया। 23 प्रकार की करों को 23 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। केवल 4 मुख्य कर ये वसूल करता था, जजिया, जकात, उस्र और खम्स। और एक और होगा, बता सकता है कोई? खराज। खराज। तो हम यहाँ पे उस्र और खराज दोनों एक ही है, क्योंकि ये क्या है? ये भू राजस्व। क्या है ये? भू राजस्व। इतने पर कर वसूल करता था, बाकी लगभग सभी प्रकार के कर क्या कर दिए इसने? माफ कर दिए, बंद कर दिए। केवल 4 मुख्य प्रकार के कर ये वसूल करता था। सभी प्रकार के तकावी ऋण माफ कर दिए। तकावी ऋण माफ। तकावी ऋण क्या होता है बताया जाए पंकज? किसानों को दिए जाने वाले ऋण, कृषि कार्य के लिए जो ऋण दिए जाते थे उसे क्या कहते थे? तकावी ऋण। ये सब उसने माफ कर दी। नकद वेतन बंद कर, नकद वेतन बंद कर इजारेदारी, इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा शुरू। इजारेदारी प्रथा मतलब एक भूखंड का ठेका दे देता था। जैसे ये पूरा महाराष्ट्र है, तो एक इजारेदार नियुक्त कर दिया और उसका काम क्या था? वहां से वसूल करना। इसके लिए तुम्हें कितने सैनिक चाहिए, कितने चाहिए, तो भाई तुम खुद ही रखो और उसी में से पैसा काटते जाओ, जो बचता है वो सरकारी खजाने में जमा कर दो। क्लियर? इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। कट्टर सुन्नी मुसलमान, 1376 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान क्या कर दिया है सर इसने? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान क्या किया था प्रिय? जजिया कर लगाया था ब्राह्मणों पर जजिया कर वसूल किया, यही लिखवाना था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, जजिया कर वसूल किया। तीन सौ से अधिक नगरों को बसाया। जिसमें फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला, जौनपुर, हिसार आदि प्रमुख है। जौनपुर किसकी याद में बसाया था इसने? मोहम्मद बिन तुगलक। जौना खान नाम था, तो उसकी याद में उसने जौनपुर नगर बसाया था, मोहम्मद बिन तुगलक की याद, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। अब अकबर से तुलना की जाती, मतलब जन कल्याणकारी कार्य किए हैं उसने। तो प्रमुख जन कल्याणकारी कार्य पढ़ लेते हैं। जन कल्याणकारी कार्य कौन कौन से इसके द्वारा कार्य किए गए? अब यदि यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फिरोज शाह तुगलक सल्तनत कालीन अकबर था, तो फिर हम अकबर के बारे में बता देंगे कि जैसा अकबर ने किया वैसा इसने भी किया, और इसके जन कल्याणकारी कार्य में लिखना पड़ेगा। वह अकबर के बारे में नहीं लिखना है, किसके बारे में लिखना है? फिरोज शाह तुगलक के बारे में। सर्वाधिक नहरों का निर्माण,
सर्वाधिक नहरों का निर्माण। सर्वाधिक नहरों का निर्माण मतलब अभी तक जितने भी सुल्तान बने हैं उसमें सबसे अधिक यमुना, सतलुज, घग्गर नदी के मध्य नहरें बनवाई इसने। यमुना नदी पर, सतलुज नदी पर, घग्गर नदी पर नहरें बनवाई। एक कर लेता था, कौन सा? हक ए शर्ब। हक ए शर्ब, ये क्या था? कर। और कितना प्रतिशत था? 10%। क्या था ये? सिंचाई का। हक ए शर्ब, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हक ए शर्ब या शर्ब भी बोल सकते हैं इसे। हक ए शर्ब, सिंचाई करता 10% लिया जाता था। कौन से किसानों से लिया जाता था? जो नहर के पानी से सिंचाई करते थे, तो उनसे ये, और वो भी उलेमा वर्ग की स्वीकृति से। उलेमाओं से पूछा था कि मुझे ये कर लेना चाहिए या नहीं। उलेमा वर्ग की स्वीकृति के बाद उसने हक ये शर्ब नामक नया कर लगाया था, जो कुल उत्पादन का 10% होता था, और ये नहरों से सिंचाई करने वाले किसानों पर लिया जाता था। क्लियर एकदम? विभिन्न सराय, विभिन्न सराय व बागानों का निर्माण। विभिन्न सराय व बागानों का निर्माण, लगभग 1200 बागानों का निर्माण किया है। 1200 बागानों का निर्माण किया। हाँ, अंगूर के वृक्ष लगाए थे उसने। सबसे पहले भारत में अंगूर की खेती की शुरुआत किसके समय? फिरोज शाह तुगलक। व्यापारिक खेती अंगूर के इसी समय शुरू हुई थी। भवन निर्माण एवं नगर बसाए। दीवान ए बंदगान नामक विभाग बनाया इसने। विभाग बनाया। दीवाने बंदगान, बंदगान मतलब जिसको बंदी बनाया गया हो, जो बंदी बना दिया उसे क्या बोलते थे उस समय? दास। तो दासों की गिनती, उसकी संख्या नोट करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए इसने एक विभाग बनाया था, दीवान ए बंदगान। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे दीवान ए अमीर कोही किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। काय के लिए? कृषकों के लिए, ऋणों की व्यवस्था ये हो। उसी प्रकार दीवान ए बंदगान नामक विभाग किसने बनाया? FST, फिरोज शाह तुगलक। काय के लिए था? दासों। जैसे दीवान तो इसलिए भी कहा जाता ना, जैसे मुस्लिम जो लड़कियों अनाथ जो रहते हैं उनके दीवान के लिए, जैसे एक अनाथ आश्रय। हाँ, तो दीवान का मतलब विभाग होता है, लेकिन हम उसको बंदगान की बात कर रहे हैं। दीवान तो सब पे लगा हुआ है, हम इसकी क्या काय की बात कर रहे हैं? बंदगान। बंदगान मतलब बंदियों के लिए बनाया गया विभाग। ठीक, दीवान तो सभी में आएगा। तो दीवान ए बंदगान, लगभग 1,80,000 गुलाम उसके दरबार उसके पास में थे। 1,80,000 सर्वाधिक गुलाम इसी के पास में थे, क्योंकि इसने गिनती करके रखी थी। 1,80,000 गुलाम इसके पास थे। इसके बाद एक और विभाग बनाया था उसने, दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात, ये तो पता होगा आपको मिस्टर योने जी, एक्टिव लर्नर बन रहे हो आज आप। ये जरूर जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसी की उस पर था। दीवान ए फिरात यानी कि मुस्लिम लड़कियां एंड अनाथ आश्रय के हिसाब से। आप लड़कियों पर ज्यादा ध्यान रखते हो। दीवान ए खैरात, खैरात मतलब दान। दान। खैरात हमने बोला ना, इसको भूल जाओ।
तो इसको पकड़ो, खैरात। खैरात यानी क्या? दान। दान करना। दान विभाग था ये दीवाने खैरात। दान देने के लिए या वृद्धों के दान देने के लिए एक विभाग बनाया था, दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात। और क्या किया इसने? रोजगार दफ्तर, ये क्वेश्चन पूछा था। रोजगार दफ्तर की स्थापना, रोजगार दफ्तर के एक नया कार्यालय बनाया था। भाई कितने लोग बेरोजगार हैं जो काम करना चाहते हैं, किस तरीके का काम करना चाहते हैं, ऐसे सूची बनाई उसने और फिर उसके अनुसार उन्हें काम देता था। तो रोजगार दफ्तर। आय व्यय का लेखा जोखा, आय व्यय का लेखा जोखा। अगला पॉइंट लिखेंगे, स्कूल, अस्पताल व बांधों का निर्माण किया। एक बड़ा परिवर्तन उसने सैनिक पद वंशानुगत कर दिया था। ये बड़ी गलती थी उसकी। सैनिक पद वंशानुगत कर दिया था। सैनिक पद वंशानुगत कर दिया था। जैसे अब विजया जो है वो पोस्टमैन बन गई है ना, तो ये नौकरी क्या हो गई उनकी? पैतृक हो गई, पीढ़ी दर पीढ़ी वो वही चलती रहेगी। ऐसा कर दिया इन्होंने। कोई सैनिक है वो वृद्ध हो गया तो अपने स्थान पर अपने बेटे को या अपने दामाद को, किसी को भी वो पद वो दे सकता था। और वो किसी दिन उसको दीपावली की छुट्टी मनाने कहीं जाना है तो अपनी जगह किसी दूसरे को भेज सकता था। ऐसा काम उस समय होता था। तो क्या सैनिक पद वंशानुगत हो गया था। फुतूहात ये फिरोजशाही के अनुसार, फुतूहात ये फिरोजशाही के अनुसार सैनिक वृद्धावस्था के कारण अपने स्थान पर पुत्र, दामाद, गुलाम जैसे लोगों को भेजा जा सकता था। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसके समय में था। संस्थागत भ्रष्टाचार जिसे कह सकते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य पदों के लिए कौन सी प्रथा शुरू की थी? दाग व हुलिया। दाग व हुलिया प्रथा शुरू की थी। इन्होंने क्या किया? इन सब कानूनों को बंद कर दिया। भ्रष्टाचार कैसा? अब एक ही घोड़ा वो पंकज भी लेके चल जाता, अनिल भी लेके चल जाता और मोहित भी लेके चल जाता। घोड़ा एक ही और 3 लोग उस घोड़े के नाम का वेतन लेते रहते थे। अब एक घोड़ा जो है ये पंकज लेके चला गया एक दिन, और वो जो चयन करने वाले थे बोले यार ये तो लंगड़ा है, ये सेना में इसका कौन सा काम, चलो वापस ले जाओ। बोले कि नहीं अब चलाना तो पड़ेगा। तो बोले ठीक है 1 टका दे दो, 1 टंका मुझे रिश्वत दे दो, मैं तुम्हें चला दूंगा। उसके बाद वो भी नहीं था। वो आया सुल्तान के पास में, बोले साहब वहां तो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। बोले ये ले टंका दे दे जा। मतलब इतनी रिश्वत वहां चल रही थी कि वो रिश्वत के पैसे किसने दे दिए? सुल्तान ने शाही खजाने में से दे दिए। भाई ये 1 रुपया ले जा, 1 टंका ले जा और दे दे और अपना काम चला ले। मतलब जबकि सुल्तान को क्या करना चाहिए था? उसका विरोध करना चाहिए। कौन ऐसा बोल रहा है? चलो बुलाओ उसको, सजा देते, उसको नौकरी से बर्खास्त कर देते। लेकिन नहीं, उसको क्या कर दिया? 1 टंका दे दिया। लिखेंगे ये कहानी नहीं है, हकीकत है।
औफीक के अनुसार सुल्तान ने एक घुड़सवार को अपने खजाने से एक टंका दिया ताकि वह रिश्वत देकर अपना घोड़ा छुड़ा सके, अब लिखेंगे धर्मांध शासक, मतलब उसकी धार्मिक नीति लिखेंगे, क्योंकि अकबर से और सिकंदर लोदी से उसकी तुलना की गई है। धार्मिक नीति, और उसमें लिखेंगे सल्तनत कालीन धर्मांध शासक, शरीयत के अनुसार शासन संचालन, शरीयत के नियमों के अनुसार लिख लो, शरीयत के नियमों के अनुसार शासन संचालन, उलेमाओं का सम्मान करता था, उलेमा मुस्लिम धर्म के धार्मिक व्याख्याकार। जगन्नाथ मंदिर को हानि पहुंचाई, जगन्नाथ मंदिर को हानि पहुंचाई, ज्वालामुखी मंदिर से संस्कृत के पुराने दस्तावेज दिल्ली लाए, मेरठ और टोपरा में स्थित, अब तो समझ गए कि क्या बोल रहा हूं, धनेश्वरी, गुड। मेरठ और टोपरा स्थित अशोक के स्तंभों को दिल्ली लाकर स्थापित किया, आगे लिखेंगे अब इसकी मुद्रा प्रणाली। कौन कौन से सिक्के चल रहे थे उस समय? एक तो हमने बताया था टंका चलता था, चांदी का होता था, एक जीतल होता था सोने का, और एक दिनार। ऐसे मुद्राएं उस समय चलन में थी, लेकिन मुख्य मुद्रा कौन सी थी? टंका नहीं, टंका, ये थी। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, इसके द्वारा शंशगनी नामक एक सिक्का चला है, शंशगनी नामक सिक्का 6 जीतल के बराबर,
6 जीतल के बराबर शंशगनी नामक एक सिक्का चलाया जो कि 6 जीतल के बराबर होता था। अद्धा और बिक, एक था अद्धा और एक होता था बिक, ये छोटे सिक्के थे उससे, अद्धा और बिक। अद्धा अर्थात आधे जीतल के बराबर, जीतल का आधा, और बिक, बिक जो है जीतल के तांबा और चांदी से मिले सिक्के। ये जीतल के बराबर होता था बिक, लेकिन ये काय से मिलकर बना है? तांबा और चांदी से। मतलब मिश्रित सिक्के भी इनके द्वारा चलाए गए। कुल मिलाकर ये बोलेंगे 3 सिक्के, शंशगनी, अद्धा और बिक, 3 सिक्के इनके द्वारा चलाए गए, शंशगनी, अद्धा और बिक। अद्धा मतलब जीतल का आधा होता था और बिक जो है इसका चौथा ही भाग होता था। बिक जो है जीतल का चौथा ही भाग, जिसे चवन्नी कहते थे, उस तरीके से। लेकिन तांबा और चांदी से मिले सिक्के भी इनके द्वारा चलाए गए, ये मिलेंगे मिश्रित सिक्के भी इनके द्वारा चलाए गए। अद्धा और बिक ये छोटे सिक्के, और शंशबनी 6 जीतल के बराबर एक बड़ा सिक्का हो गया, बड़ा नोट हो गया, एक बड़ा सिक्का। अब इसकी समस्याएं क्या थी, इसको लिखेंगे अपन। समस्याएं क्या थी? तो एक कांटों का ताज मिला इसे, कांटों का ताज। क्यों था कांटों का ताज? कांटों का ताज क्यों था? क्योंकि जब ये शासक बना तब एमबीटी ने पूरा खजाना खाली कर दिया था अपनी योजनाओं के माध्यम से। तो विभिन्न समस्या, ठीक। तो पहले कांटों का ताज और दूसरा खजाना खाली, शाही खजाना खाली। दूसरी समस्या, शाही खजाना खाली। तीसरा, सैनिकों का असंतोष। सैनिकों का असंतोष क्यों? क्योंकि खुरासान अभियान किया, सैनिकों को भेजा नहीं। कराची अभियान किया तो जो भेजे उसमें से एक भी वापस आया नहीं। तो सैनिकों की कोई गारंटी थी क्या? सुरक्षा के कोई उपाय थे? नहीं। तो सैनिकों में असंतोष। साम्राज्य विघटन समस्या, साम्राज्य विघटन की समस्या। अब देखो, उधर विजयनगर साम्राज्य बन गया, बहमनी साम्राज्य बन गया, बंगाल स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे एक तरीके से साम्राज्य बढ़ने की बजाय क्या हो गया था? छोटा होने लग गया था। तो ये भी एक समस्या है। भ्रष्टाचार, अपन ने पढ़ा, भ्रष्टाचार व्याप्त था। अकुशल व ढीला प्रशासन, अकुशल व ढीला प्रशासन। अब जैसे सैनिकों के बारे में पढ़ा अपन ने, ये क्या हो गया? वंशानुगत हो गए थे, भ्रष्टाचार चरम पर था। तो ये उसकी प्रमुख समस्याएं थी। इसका शासनकाल कब से कब तक है? फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक। 1351 से 1388 ईस्वी तक। एक नगर इसने, महत्वपूर्ण नगर बसाया था, जौनपुर। कहां पर है जौनपुर? जौनपुर यह लखनऊ के पास में, लखनऊ के पास में था, गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। 1388। एक नाम मिलता है मलिक सरवर का, जौनपुर का शर्की सुल्तान इसे कहते हैं।
तो जौनपुर साम्राज्य की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के समय में की थी। किसके द्वारा की गई थी? मलिक सफ। साम्राज्य का विघटन होने लग गया था। इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के समय दो साम्राज्य बने थे, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। और इसके समय में कौन सा? जौनपुर। और ये स्वतंत्र होने की कोशिश करने लग गए थे। स्वतंत्र शासक की स्थापना बाद में होगी, लेकिन इसने नगर बसा लिया था और धीरे धीरे स्वतंत्रता के प्रयास करने लग गए थे। अब इसके बाद में 3-4 शासक बनेंगे, लेकिन कोई महत्वपूर्ण इनका योगदान नहीं, सिर्फ गिनती में लिख सकते हैं हम। एक नाम लिखे, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। एफएसटी का पौत्र असंतुष्ट सरदारों द्वारा हत्या। फिर इसके बाद में आएगा अबू बकर। और ये गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय का चचेरा भाई था, जनता द्वारा अपदस्थ कर दिया इसे। फिर मोहम्मद शाह। अधिक शराब से इसकी मृत्यु होगी। ये शासकों के नाम बता रहा हूं मैं एक के बाद एक। अधिक शराब से इसकी मृत्यु। इसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह। और अंतिम शासक पढ़ेंगे हम नासिरुद्दीन महमूद शाह। और इनका शासनकाल है 1394 से 1412 ईस्वी तक। 1394 से 1412 ईस्वी। इसको पढ़ लेते थोड़ा सा। यहाँ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गगन का स्वामी बोला गया इसे। गगन का स्वामी। दिल्ली सल्तनत पालम से आलम तक ये बोला जाता है। पालम कहां पर है? पालम नहीं पढ़ा कभी आप लोगों ने? दिल्ली का पहले जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था उसका नाम क्या था? पालम। मतलब वही का एक स्थान है। ठीक? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इसे चतुर्थ भी बोला जाता है, क्योंकि ये एमबीटी ही नाम आता है इसका भी, तो चतुर्थ भी बोला जाता है। और इसका शासनकाल कब से कब तक? 1394 से 1412 ईस्वी तक। मतलब एक शासक और आएगा, अल्प शासन रहेगा उसका। ये महत्वपूर्ण शासन है इसका थोड़ा सा। गगन के स्वामी के नाम से इसे जाना गया। दिल्ली से पालम तक शासन बोला गया। दिल्ली से पालम तक मतलब वहीं का वही। ये क्या है? शासन इतना संकीर्ण हो गया था, सब स्वतंत्र हो गए, इसके पास में कुछ बचा ही नहीं, नाम मात्र का शासन बचा था। इसलिए इसे क्या बोला गया है? गगन का स्वामी, या दिल्ली से पालम तक। वही इनका साम्राज्य शुरू हो रहा है और वहीं पर खत्म हो रहा है, तो इसलिए क्या बोला गया? दिल्ली से पालम तक। पर इसके समय की घटना बड़ी महत्वपूर्ण हुई है। एक तो तैमूर लंका आक्रमण 1398। क्या
तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ? 1398। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लंग क्यों बोला जाता है? लंग का मतलब क्या होता है? डॉक्टर साहब आप मत बोलना, नहीं तो आप बोलोगे लंग्स यानी फेफड़े होता है। जैसे लंका थी वैसे टाइप से, जैसे नहीं, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात कर रहे हैं। लंग यानी लंगड़ा, लंग यानी लंगड़ा, इसलिए तैमूर लंग बोला जाता है। ठीक, क्लियर एकदम? तैमूर लंग 1398 में इसका भारत पर आक्रमण हुआ, मंगोल शासक 1398। यहाँ क्वेश्चन ऐसा बनता है कि तैमूर लंग का जब आक्रमण हुआ तब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। दिल्ली को खूब लूटा इसने, लगभग 12-14 दिन तक दिल्ली में ही रहा, खूब कत्लेआम किया। और ये साहब जो है वो दिल्ली छोड़कर भाग गए, दिल्ली छोड़कर भाग गए। और कहीं बोलेंगे कुछ बचेगा तो आ जाऊंगा, नहीं बचेगा तो नहीं आऊंगा, तुम्हें जो करना है वो करते रहो। कौन था तैमूर लंग? तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। ट्रांस आशियाना के तुर्क थे, खूब लूटपाट कत्लेआम किया, 17 दिनों तक दिल्ली में रहा, 17 दिनों तक दिल्ली में रहा। और जब वापस गया तो अपना उत्तराधिकारी जो है खिज्र खान को नियुक्त कर दिया उसने, खिज्र खान को नियुक्त कर दिया, खिज्र खान को नियुक्त कर दिया। खिज्र खान को आगे पढ़ेंगे, बड़ा नाम है खिज्र खान। खिज्र खान ये उसी व्यक्ति का नाम है जो बाद में सैयद वंश की स्थापना करेगा। लेकिन 1398 में ही उसको बोला कि तुम यहाँ की सूबेदारी देखते रहो, और जो भागा हुआ है वो वापस आएगा तो उसको मेरा फरमान बता देना, तो तुम्हारा वो बराबर सम्मान करेगा, ऐसा बोल के चला गया। कौन? तैमूर लंग। किसके बारे में बोल के गया? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के बारे में। किसको बोल के गया ये? खिज्र। कहाँ कहाँ की सूबेदारी सौंपी थी उसने? मुल्तान, लाहौर व दीपालपुर। मुल्तान, लाहौर व दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी। लेकिन फिर क्या हुआ? सारंग खान ने इसे मुल्तान व दीपालपुर के सूबेदारी पद से हटा दिया इन्हें, और ये वापस कहां चल जाएंगे? तैमूर लंग के पास। ठीक, अब दौलत खान की बात करते हैं। ये अंतिम शासक है, ये दौलत खान। अब इसके पास में 2 सरदार, अब इनकी इच्छा तो कुछ शासन करने की हो नहीं रही है। एक है खिज्र खान और एक है दौलत खान। अब इस वंश का तो तुगलक वंश का पतन हो गया। 1412 ईस्वी तक जैसे भी शासन किया, और शासन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? दौलत खान की। मतलब ये खुद ही शासन वहां पर कर रहा है। लगभग 1-1.5 साल उसने 1412 से 1414 ईस्वी तक जैसे भी उसने शासन करने की कोशिश की। लेकिन इनका प्रतिद्वंदी कौन है?
खिज्र खान। और खिज्र खान दीपालपुर मुल्तान से वापस चला गया किसके पास? तैमूर लंग के पास में। वहां उससे संधि की और इस दौलत खान को पराजित करके सैयद वंश की स्थापना कर ली। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे 1414 ईस्वी में 1414 ईस्वी में दौलत खान को परास्त कर खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश की स्थापना की। एक नाम हमने मलिक सरवर पढ़ा था, मलिक सरवर। क्या पढ़ा था इसके बारे में? जौनपुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना। लगभग 1390 से 1394 तक ये वहां का शासक रहा। 1390 से 1394। तो इसके पहले के जो शासक थे उसके समय में शुरू हो गए। स्वतंत्र जौनपुर नगर किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक। और वहां पर शर्की लोग थे और वो स्वतंत्रता चाह रहे थे। फिर बीच में अपन ने देखा कि कुछ अयोग्य सुल्तान बने फिरोज शाह तुगलक के बाद में 1388 के बाद में। तो लगभग 1390 में इस मलिक सरवर ने स्वतंत्र जौनपुर साम्राज्य की स्थापना की। यह क्वेश्चन बनेगा। स्वतंत्र जौनपुर साम्राज्य की स्थापना किसने की? मलिक सरवर ने। कब? 1390 में। किस वंश के समय? तुगलक वंश के समय में। लेकिन वापस इसे दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया, ये भी एक क्वेश्चन है। तो यह है 1469 ईस्वी में जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। दिल्ली सल्तनत में मिलाया। अब क्वेश्चन पूछे बनेगा यहाँ पे किसने मिलाया? तो वो है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के द्वारा। दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जौनपुर के स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना किसने की? मलिक सरवर ने 1390 के लगभग में। किसके समय में? तुगलक वंश के समय में। और वापस इसे दिल्ली सल्तनत पे किसने मिलाया? बहलोल लोधी। अब हम पढ़ेंगे सैयद वंश। बड़ा छोटा सा काम है, ज्यादा कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं इनका। सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खान। खिज्र खान कब की थी? 1414 ईस्वी में। किसके सहयोग से की थी? तैमूर लंग। तो तैमूर लंग के कारण की थी। तो इसने एक उपाधि धारण की थी, रैयत ए आला। रैयत ए आला। अपने को सुल्तान नहीं माना इसने। क्या माना? रैयत ए आला। मतलब अपना जो आका है वो किसको माना इसने? तैमूर लंग या उसके उत्तराधिकारी को। ये बोला कि मैं सुल्तान नहीं हूं, बल्कि मैं उनका प्रतिनिधि हूं, उनके इधर से काम कर रहा हूं। तो इसकी उपाधि थी रैयत ए आला। 1414 से 1421 तक शासन। और इसकी उपाधि थी रैयत ए आला। तैमूर के पुत्र, तैमूर के पुत्र शाहरुख को अपना मसीहा माना और उसे नजराना भेजते रहा। अब इसका शासन कोई विस्तार तो किया नहीं, सिर्फ दिल्ली पर इनका शासन, सिर्फ दिल्ली तक, आगे इधर उधर कहीं। इसके बाद में मुबारक शाह। मुबारक शाह
ये भी सैयद वंश का शासक 1421 से 1434 तक। सैयद वंश में हमें ज्यादा कुछ पढ़ने नहीं है, यहाँ यही क्वेश्चन बनता है। खिजर खान क्या उपाधि? रैयत-ए-आला। और किसके पक्ष में शासन किया उसने? तैमूर के पुत्र शाहरुख। और उसे प्रतिवर्ष ये नजराना भेजता था। लेकिन अब उसके उत्तराधिकारी भी ऐसा माननी जरूरी नहीं। तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, स्वयं को सुल्तान घोषित किया। नायब ए मोमीन की उपाधि ली, नायब ए मोमीन की उपाधि ली। तारीख मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही के रचनाकार। ये बुक बड़ी महत्वपूर्ण है, तारीख ए मुबारक शाही। इसके रचनाकार याहिया बिन सरहिंदी, याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण दिया। दो ही बातें इनके विषय में पढ़ना है। एक तो मुबारक शाह खिजर खान का उत्तराधिकारी, इसने शाहरुख को नजराना देना सब बंद कर दिया, स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। एक उपाधि धारण की नायब-ए-मोमीन, नायब-ए-मोमीन की उपाधि धारण की। और इसके दरबार में एक प्रमुख इतिहासकार रहता था, नाम क्या उसका? याहिया बिन सरहिंदी। और इनकी बुक कौन सी है? तारीख ए मुबारक शाही। अब ये तारीख ए मुबारक शाही में मुबारक शाह कौन है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन है ये? सैयद वंश का शासक, क्योंकि ये नाम बहुत बार मिलता है, लेकिन तारीख ए मुबारक शाही मतलब सैयद वंश का। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, इसका शासनकाल है 1434 से 1445 तक। इनके विषय में भी कोई बड़ी घटना हमें याद करने की जरूरत नहीं है। इसका एक वजीर है सरवर उल मुल्क, वजीर सरवर उल मुल्क, सरवर उल मुल्क। इसका शासन पर बहुत अधिक प्रभाव। और एक है बहलूल, बहलूल। यहीं से इस साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन वो जैसे तैसे चलते रहेगा, क्योंकि ये बहलूल वही है, बहलूल लोदी, जो कि लोदी वंश की स्थापना करेगा। बहलूल का सम्मान कर उसे अपना पुत्र माना व खान ए खाना की उपाधि दी, खान ए खाना की उपाधि दी। दो चीजें, दो लोगों का महत्वपूर्ण इसमें होगा। एक तो वजीर, वजीर का नाम क्या? सरवर उल मुल्क। और दूसरा था बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी को अपना पुत्र मानता था और उसे कौन सी उपाधि दी थी? खान ए खाना की। इसके बाद में अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। इनका शासनकाल है 1445 से 1451 तक। 1445 से 1451 तक। तो देखो वहां पर दो लोग महत्वपूर्ण थे। एक का नाम क्या बताया मैंने? वजीर सरवर उल मुल्क, सरवर उल मुल्क।
तो लिखेंगे वजीर से मतभेद होने के कारण ये दिल्ली भाग गया। कौन? अलाउद्दीन आलम शाह। एक बड़ी अच्छी कहावत है, मोहित जी, जान बची लाख उपाय, लौट के बुद्धू घर को आए, है ना? तो अब उसको खतरा था अपनी जान का, तो वो वहां से भाग गए। बोले नहीं, जिंदा रहेंगे तो कैसे भी पेट भरी लेंगे, राजकाज से कोई मतलब नहीं। वो भाग गया। अब मजे किसके लग गए? वजीर के नहीं लगे। कभी कभी क्या होता है, किसी और को फायदा हो जाता है। तो उसका पुत्र था ना, पुत्र माना था उसे, किसको? बहलोल लोधी को। तो जैसे ही वो भागा, बहलोल लोधी ने अपना राज्याभिषेक करवा लिया। बोले वो तो चला गया, और जो कुछ हूं मैं हूं। तो लिखेंगे बहलोल लोधी का 1451 ईस्वी में राज्याभिषेक करवा दिया गया। बहलोल लोधी का 1451 ईस्वी में राज्याभिषेक करा दिया गया। लोधी वंश के सुल्तान किसी को पता है क्या कौन कौन से थे? लोधी वंश के सुल्तान, एक नाम हमने बड़ा नाम बताया था अभी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। और एक पढ़ेंगे हम इब्राहिम लोधी, और एक अभी पढ़ लिया अपन ने, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। सैयद वंश के 3-4 शासक। सबसे पहले पढ़ा अपन ने खिज्र खान। कब से कब तक शासन है इसका? 1414 से 1421 तक। किसको परास्त करके इसने दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था? दौलत खान, एक अफगान था, और उसको परास्त करके ये दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया। लेकिन इसका जो शासन है केवल दिल्ली तक ही सीमित था, और रैयत आला की इसने उपाधि धारण की थी, और तैमूर के पुत्र शाहरुख को ये नजराना भेजता था। इतनी बातें हमें इसके उत्तर में पढ़ना था। अब इसके बाद है मुबारक शाह। मुबारक शाह, और ये कौन? खिज्र खान का उत्तराधिकारी। इसने सुल्तान घोषित किया अपने आप को, शाह की उपाधि धारण की, और एक और उपाधि इसकी कौन सी? नायब-ए-मोमनी। ये उपाधि इसने धारण की। इसके समय में एक इतिहासकार इसके दरबार में रहता था, उस याहिया बिन सरहिंदी। याहिया बिन सरहिंदी, और इनकी रचना का नाम क्या है? तारीख-ए-मुबारक शाही। तारीख-ए-मुबारक शाही। इसके बाद में अपन ने पढ़ा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, हाँ, नजराना यानी तोहफा जिसे बोल सकते हैं। तोहफा, जो राजस्व वगैरह वसूल करते थे ये, तो कोई जैसे ईद, मुस्लिमों के कोई त्योहार वगैरह हो, कुछ हो, तो वो उनको गिफ्ट देते थे। नजराना वही है। जैसे कोई त्योहार वगैरह होता है, तो हम जो हमारे बड़े अधिकारी होते हैं, इनके लिए कुछ लेके जाते हैं ताकि वो हमसे खुश रहे। तो भाई ये शाहरुख की कृपा से तो हम सुल्तान बने हुए हैं, यहाँ पे शासन कर रहे हैं। ये यदि खुश नहीं रहेगा तो किसी और को बना देगा। तो इसलिए जब तक है तब तक इन्हें कुछ देते रहे। हीरे जवाहरात ये अन्य, बिल्कुल बिल्कुल खजाने से कुछ हिस्सा वो देते थे। जो भी राजस्व वगैरह वसूल करते थे, तो उसका कुछ भाग जो है वो उनको प्रतिवर्ष देते थे। फिर क्या है? मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी तक। और इनके पास में एक तो इनका भतीजा, इसे नायब, क्या क्या लिखवा है इसके विषय में? वजीर नियुक्त। वो भतीजा था, उसका भतीजा था, उसे वजीर बनाया था। और एक था बहलोल, और बहलोल को क्या मानता था? वो अपना पुत्र मानता था, और उसे खाना की उपाधि दी थी। पुत्र कहकर भी उसे बुलाता था। अब अलाउद्दीन आलम शाह।
ये शासक बना जो उसका पुत्र था, लेकिन दोनों तरफ से उसके ऊपर दबाव पड़ रहा था, एक तो वजीर की ओर से भी और दूसरा बहलोल। तो जैसे ही इसे डर महसूस हुआ तो ये दिल्ली छोड़कर भाग गया, लेकिन बहलोल लोदी ने वहां साजिश की और अपना राज्याभिषेक करवा दिया। बोला जाता है कि अलाउद्दीन आलम शाह जो है उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, उसकी मृत्यु बहुत बाद में हुई। वो बाहर इधर उधर भटकते रहा, लगभग 1476 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई थी। जो सुल्तान था पहले का, वो जिसे अपदस्थ कर दिया था, वो बाद में एक्सपायर हुआ था। अब इसके बाद में हमें पढ़ना होता है अंतिम वंश लोदी वंश, और लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने, महत्वपूर्ण शासक सिकंदर लोदी और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। यहां पर बड़ी साजिशें होगी। यहां पर फिर से हमें जाना पड़ेगा राजपूत वंश के पास में। राजपूत और राजपूतों में कोई राणा सांगा, इनके बारे में पढ़ेंगे, राणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। ये उत्तर भारत में साम्राज्य इनका चल रहा था और ये कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली सल्तनत पे कैसे भी हमारा अधिकार हो जाए। इब्राहिम लोदी का एक भाई था दौलत खान लोदी, वो भी चाहता था कि बाबर आएगा, जैसे गोरी आता था, गजनवी आता था, यहाँ पर लड़ाई करता था, जीतता था, यहाँ अपना उत्तराधिकारी किसी को नियुक्त करके वापस चला जाता था। तो ये लोग भी जो दिल्ली पर अधिकार करने के बारे में सोच रहे थे, तो वो यही सोच रहे थे कि अपन बाबर को बुला लेते हैं, वो आएगा, आक्रमण करेगा, नजराना लेगा और चला जाएगा। उसको बुलाया गया है, वो आया नहीं है, उसको बुलाया गया है। सबके अपने अपने उद्देश्य थे, लेकिन उसने क्या किया, सबको एक एक, हर साल एक एक को पराजित करते जाएगा और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो कल हम शुरुआत करेंगे मुगल साम्राज्य की। दिल्ली सल्तनत को पूरा कंप्लीट करके हम मुगल साम्राज्य की शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल मुगल साम्राज्य के साथ।